हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। और इसी कुछ बेसिक टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है एनर्जी, फिर हम समझेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और फाइनली हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी क्या होता है। अब देखो, एनर्जी जो है उसे हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है वर्क के फॉर्म में और एक होता है हीट के फॉर्म में। ओके, ये दो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर हम इन दोनों फॉर्म में हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हीट की, तो देखो सबसे पहला हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स आता है वो है सोलर एनर्जी। हम जब देखते हैं कि जो सनलाइट होती है, अगर हमारे पास हमारी बॉडी पे अगर सनलाइट गिरती है, ठीक है, धूप की जो किरणें आती हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि हमारे स्किन पे हमें गर्मी फील होता है, हीट फील होता है। तो ये क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास जिसमें से हम लोग को हीट फील होता है। वैसे अगर हम बात करें तो और भी जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी। अगर हम वुड को जब बर्न करते हैं उसमें से भी हीट निकलता है, तो वुड के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। और वैसे ही अगर हम बात करें, अगर हम वुड की जगह पे कोल यूज करते हैं, तो जब कोल को बर्न करते हैं तो उसमें से भी एनर्जी निकलती है, उसमें से भी हीट निकलता है, तो इस एनर्जी को भी हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो जिस चीज को बर्न करने पे जब हीट निकलता है, तो उस चीज के अंदर जो एनर्जी है, जो कि वुड हो गया, वुड के अंदर जो एनर्जी है या फिर कोल के अंदर जो एनर्जी है, तो स्टोर्ड एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। ओके, नाउ अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डेट इज वर्क। ओके, तो अब देखते हैं कि वर्क एनर्जी के कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है विंड एनर्जी। अब देखो, जो ओशियंस में जो हम लोग शिप्स वगैरह रहते हैं, तो वो लोग फ्लोट करने के लिए नॉर्मली विंड का यूज करते हैं। उसमें ऐसे बड़े बड़े पर्दे रहते हैं जो कि विंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग शिप को फ्लो करने में या फिर मूव करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो विंड के अंदर जो एनर्जी है उसका यूज करके हम ये जो शिप है उसको आगे मूव करने में यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो शिप है बिना किसी मोटर के भी सिर्फ विंड के बदौलत, विंड के यूज से मूव कर सकता है। ओके, वैसे अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमेशा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जब ज़्यादा हाइट पे रहेंगे तो उनके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जो ऑब्जेक्ट्स कम हाइट पे होते हैं, जो नीचे होते हैं, उनके पास लोअर पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ऑब्जेक्ट्स हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे की तरफ फ्लो करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रिवर में या फिर जो वाटरफॉल्स में जो वाटर होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, क्योंकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। ओके, और नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिग्निफिकेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके मदद से हम लोग चाहे तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और चाहे तो वर्क एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा जो आयरन हो गया, जैसे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, या फिर हमारे जो हीटर्स हो गए, ओके, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिक कुकर्स हो गए। ये सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि वर्क एनर्जी की, तो हम देख सकते हैं कि हमारे घर में जो फैन होते हैं वो एक तरीके से क्या हो रहा है, उसमें जो लाइट एनर्जी है, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, वर्क में, क्योंकि वो फैन मूव कर रहा है ना। हर मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक तरीके से वर्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे हम चाहे तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसी से हम चाहे तो वर्क एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक की हम यहाँ बात कर रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। ओके, अब देखो जब न्यूक्लियर फिजन की हम बात करते हैं तो इसमें हमें एक केमिकल याद रखना है, वो है यूरेनियम 235। 235 उसका एटॉमिक नंबर है। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं यूरेनियम 235 की। ठीक है, अब देखो यूरेनियम 235 है ना, वो थोड़ा स्टेबल एटम है। ओके, बड़ा एटम है लेकिन स्टेबल है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड करेंगे। अब जैसे ही हम इसमें न्यूट्रॉन ऐड करेंगे, ये दिख रहा है हमारे पास, ये न्यूट्रॉन है और ये हमारे पास यूरेनियम 235 है। जैसे ही हम इसमें न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे, ये जो 235 है ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 236। ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आया उसके वजह से ये 236 हो चुका है। ओके,
अब जैसा कि मैंने बताया, यूरेनियम 235 जो है वो स्टेबल होता है, बट यूरेनियम 236 जो है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब क्या, कि ये एटम अभी अपने रेगुलर फॉर्म में नहीं रह पाएगा, ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे ही यूरेनियम 236 बना तो तुरंत ये क्या हो रहा है, ये जो सिंगल एटम है ये टूट के दो छोटे एटम फॉर्म कर रहा है। इस एटम का हमने नाम दिया है क्रिप्टॉन और इस एटम का नाम दिया हुआ है बैरियम। ठीक है, तो हम यहाँ प्रोसेस देख सकते हैं क्या क्या हुआ। हमारे पास एक एटम था 235 यूरेनियम एटम था, उस पर हमने न्यूट्रॉन हिट किया तो वो पहले अनस्टेबल हुआ और उसमें से हमें दो छोटे एटम मिले। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूरेनियम जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो इस ब्रेक का ही एक वर्ड होता है फिजन। फिजन का मतलब ही होता है ब्रेक होना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एटम, एक न्यूक्लियस ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि जब ये ब्रेक हुआ तब ये छोटे एटम्स तो बने हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनर्जी रिलीज हुआ है और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ये हीट एनर्जी है और इसे हम चाहें तो अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं इनका भी अपना एक सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो हमारे पास एक चेंबर है और चेंबर में ऐसे बहुत सारे यूरेनियम के एटम्स हैं। ओके, तो हम लोग को यहाँ कुछ एटम्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो अगर मान लो ये ब्लू कलर का हम लोग को यूरेनियम 235 दिखाया हुआ है, अब जैसे ही अगर हम इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन हिट करते हैं, ठीक है, सिर्फ हमने एक ही न्यूट्रॉन हिट किया है, तो क्या हुआ, ये रेड हो गया। रेड मतलब ये यूरेनियम 236 बन गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है यूरेनियम 236, ये क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा और इसमें से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, एनर्जी रिलीज होगा और 2 छोटे एटम रिलीज होंगे और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है वो क्या करेंगे, आगे जाके 3 यूरेनियम 235 को हिट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकला, वो इसने इसको हिट किया और यहाँ पे इसने इसको हिट किया और यहाँ पे इसने इसको हिट किया। अभी जिसको भी हिट करेंगे वो 235 को 236 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि अनस्टेबल होगा, और ऐसे ही ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो हर एक यूरेनियम एटम जब टूटता है तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ में उसमें से काफ़ी ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अभी अगर बात करें कि एनर्जी कितनी है, ठीक है, तो देखो अगर हम लोग मान लो कि 3000 kg कोल बर्न करते हैं। ओके, कितना कोल बर्न कर रहे हैं, 3000 kg, 1 किलो नहीं 3000 kg हम लोग अगर कोल को जलाते हैं तो उसमें से लगभग एनर्जी निकलती है 2400 किलोवाट आवर का एनर्जी रिलीज होता है। ओके, अब अगर हमें यूरेनियम से ये एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो हमें कितने यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम। ओके, 1 ग्राम यूरेनियम का यूज करके हम लोग 2400 किलोवाट आवर का एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जहां हम लोग कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3000 kg की जरूरत पड़ रही थी, वहीं हम लोग यूरेनियम से सेम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम यूज करके। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो देखो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कैसा होता है। ओके, अब देखो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि बेसिकली एक जनरेटर का डायग्राम है। ओके, अब इसके डायग्राम को समझने के लिए हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे ये रेड और जो ब्लू कलर का जो दिखाया हुआ है हम लोग को, ये 2 बड़े बड़े मैग्नेट्स हैं। इस पे ये लिखा हुआ है नॉर्थ पोल और इस पे लिखा हुआ है साउथ पोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगाया हुआ है। रेक्टेंगुलर कॉइल मतलब ये मोस्टली कॉपर का बना हुआ रहेगा। ठीक है, अभी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें करंट इजीली फ्लो कर सकता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वायर का हमको एक्सटेंशन दिया हुआ है, यहाँ से 2 वायर बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब ये हैंडल को हम लोग रोटेट करेंगे, जब हैंडल को हम लोग गोल गोल घुमाएंगे तो हैंडल के घूमने की वजह से ये कॉइल भी मूव करेगा और जब ये कॉइल मूव करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैग्नेट्स है उनके बीच में जो उनका जो अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर ये कॉइल मूव कर रहा है। और जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई कॉइल मूव करता है या रोटेट करता है तब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक ये कॉइल मूव करता रहेगा तब तक इस कॉइल के अंदर ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी और जो कि इस वायर से होता हुआ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक AC वोल्टेज मिल रहा है, मतलब हम लोग को यहाँ पे करंट मिल रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। और जब तक ये हमारा हैंडल मूव करता रहेगा, जब तक ये हैंडल हम लोग गोल गोल घुमाते रहेंगे
तब तक इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो हम यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो हमारे पास ये जो पूरा एक मशीन हो गया है, इसका हम करेंगे जनरेटर। तो जनरेटर पे हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब हमें हैंडल को घुमाना है तो फोर्स तो लगेगा ही। तो हैंडल पे जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं या फिर जनरेटर पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स जो है बेसिकली कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, और हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रहा है। अब क्या होता है ना कि जब जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो तुरंत ही इसे क्या कर देते हैं, ग्रिड लाइंस में डाल देते हैं। तो मान लो अगर किसी एक शहर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको तुरंत ऐसे ही जो ग्रिड लाइंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे लंबे लंबे टावर्स होते हैं, उनमें जो केबल्स होते हैं, उन केबल्स में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये केबल्स के थ्रू होते हुए ये दूसरे शहर या दूसरे गाँव तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो लंबे लंबे टावर्स के जो वायर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रिड्स। ओके, तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और तुरंत के तुरंत उसे जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड होता है उसमें सप्लाई कर दिया जाता है, ताकि जहां भी हमें उसकी यूज पड़े वहां पे सप्लाई हो सके। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। ओके, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जो वायर है ना, वायर के अंदर करंट जो है वो कम ज्यादा होता रहेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में करंट का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, ये 2 से ज्यादा है लेकिन 4 से कम है, मतलब ऑलमोस्ट 3 एम्पियर के आसपास यहाँ पे करंट है। ओके, बट कुछ समय के बाद मान लो कि यहाँ पे लगभग 1 सेकेंड हो गया रहेगा, तो कुछ 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे करंट कितना हो गया, यहाँ पे 4 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, करंट बढ़ चुका है। और फिर हम देखेंगे कि करंट फिर यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है और एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना हो चुका है हमारे पास, 0। ओके, तो हम देख रहे हैं कि पहले करंट बढ़ रहा है, फिर अचानक से करंट कम होने लगा। ओके, और यहाँ तक कि ये तो पॉजिटिव करंट था, लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं 2 सेकंड के बाद ये करंट जो है वो नेगेटिव हो गया। देखो यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है -4, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव करंट हो गया। और फिर हम देखेंगे वापस से करंट बढ़ने लग गया और यहाँ पे वापस से हमें पॉजिटिव करंट देखने मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो वायर है, वायर के अंदर जो करंट रहेगा वो इसमें कम ज्यादा होता रहेगा, कभी उसमें कम करंट फ्लो करता है, कभी उसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो कंटिन्यूअसली उसमें जो करंट है वो अप डाउन होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जब भी वायर के अंदर करंट कम ज्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ओके, और अगर मान लो वायर के अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पे करंट कुछ ऊपर नीचे हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा, अगर मान लो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली मतलब 0 सेकंड पे भी 10 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है, आधे घंटे बाद भी 10 एम्पियर का ही करंट फ्लो करेगा, 1 घंटे बाद भी 10 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है, मतलब एक कांस्टेंट करंट फ्लो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो करंट हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। ओके, अब देखते हैं इसके यूज कहाँ पे होते हैं। अब देखो, जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट मतलब एक शहर से दूसरे शहर में भेजना है, कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर भेजना होता है तो हमेशा हम लोग जो ग्रिड लाइंस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग एसी करंट ही सप्लाई करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर ट्रांसमिशन के लिए एसी करंट इज बेस्ट। ओके, वहीं अगर हम बात करें हमारे जो डिजिटल अप्लायंसेस हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, ठीक है, ये सारे जो अप्लायंसेस है इनको वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, डीसी करंट चाहिए होता है। ये अप्लायंसेस डीसी करंट पे ही काम कर सकते हैं, ये एसी करंट पे काम नहीं करते हैं। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है हमारे सॉकेट तक, हमारा जो इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, हमारे वो बोर्ड तक जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो एसी करंट होता है। लेकिन हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, हमारे जो लैपटॉप्स हैं, उनको काम करने के लिए डीसी करंट चाहिए। तो फिर हमारे जो चार्जर होते हैं उनमें एक अडेप्टर लगा हुआ होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो हमें याद रखना है कि करंट दो टाइप के हैं, एक होता है एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डीसी करंट। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।